हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is soil. Soil means the soil is a very important natural resource and the biotic component of their environment. And soil is a uppermost layer of the earth crust and will support the growth of plant. It is a complex mixture of the mineral particles formed from two rocks and the humus and organic material formed from the declining plant remain, and mineral salt, water, air, living organisms, and their large one like a earthworm and insect, and macroorganism like a bacteria and fungi and there is here, and the humus means there are brown and the black organic substance consist of is a primarily of the walls decaying vegetables or animal matter that provide nutrient for the plant and increasing the ability of the soil or return of water. That is the most important here. The soil is a both renewable as well as a non-renewable resource. The soil is a renewable resource is it's a provide can be a maintaining with the fertilizer and the manure rich in the humus, and it is the soil has been to the remove from to the content placed to the erosions. It is a particle, it is a non-renewable because formation of the new soil from a take of 100 and 1000 of year. That is the most important here. And the solar raisins is a illustrative mean to be wear away. You might have noticed that in a summer when winds blow, it will carry away sand and soil particles, and similarly flowing water removals as a some amount of soil along with it. This is a removal of top layer of soil by a bends water is called soil erosion, and the top layers of soil contain to the humus there are mineral salt, which are the vital for the growth of plants, and thus erosion causing to the significant loss of humus and nutrients and decreasing the fertility of soil. The next is a causes of soil erosion. The causes of the soil erosion here, there are several causes of soil erosion here. The first is a natural causes and second is a anthropogenics causing human generated causing. And the natural causing of the soil erosion here, the erosion of soil take place due to the effect of natural agent like a winds and water, highly velocities winds over to lands and without vegetation is carried away from to loose topsoil, and similarly in the area with the known or very little vegetation and pouring to the rain drops carrying away to the soil. And the second is there is a first is a natural causing of soil erosion. The erosion of the soil take place due to the effect of natural agent like a wind and water.
and there are high velocity winds over lands and without vegetations and they carry away to loose to the soil, and similarly the area with no very little vegetation and puring raindrop carry away to the soil. And the second is anthropomorphism causing of soil erosion. The beside the natural agent, there are some human activity which are cause of soil erosion. Let's now about them. Is the first is a deflorations. Deflorations is here if the forests are cut down for a timber or the forming a purpose and construction them to the soil is no longer protect from to the effect of the falling of rain. Consequently, a topsoil is washed away into the river and oceans. And secondly is a poor farming method. There is improvement of tillage of the failure to the replace humus after the successive crops and the warning the stable. There are short strips talk of grain or haze remaining on the field after harvesting of weeds and reduce the water holding capacity of the soil, and so the soil become a dry and can be blow away of dust. And third is the overgrazing. The overgrazing is there are a flock of cattle, buffaloes, and goat or sheep leave very little plant cover in the soil, and their holes as a make the soil dry, and the soil can be blow away to the easily. That is the most important of overgrazing in the soil. दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, जिसको सोयल भी कहते हैं। कहते हैं मिट्टी जो होती है पृथ्वी की पट्टी की शीर्षम परत है जो पादपों की वृद्धि को सहारा प्रदान करती है। यह आगे वर्णित अवयवों पर जटिल मिश्रण होती है। खनिज कण चट्टान द्वारा प्राप्त ह्यूमस जो है मृदा को पादपों के क्षय के कारण निर्मित कार्बनिक पदार्थ होती है। तीसरी बात आता है खनिज लवण और जल, वायु और जो है जीवित जंतु जैसे केचुआ, कीट जैसे बड़े प्राणी को जीवाणु का कवक जैसे सूक्ष्म जीव। कहते हैं ह्यूमस क्या होती है? कहते हैं ह्यूमस जो होती है पादप अथवा जंतु पादपों के आंशिक या पूर्ण रूप से क्षय के फलस्वरूप प्राप्त भूरा अथवा काली जो है कार्बनिक पदार्थ है जिससे पादपों को पोषण प्राप्त होते हैं, और जो है ये मृदा की जल धारणाओं की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस। अगर देखा जाए तो मृदा एक नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ एक अनवीकरणीय संसाधन भी है, यानी अनवीकरणीय संसाधन भी है ये। इसका कारण ये है कि मृदा नवीकरणीय है क्योंकि इसकी जो है उपयोगिता उर्वरक और खाद द्वारा बनाए रखी जा सकती है। यदि किसी विशेष स्थान की मृदा का अपरदन के कारण हस्तांतरण हो चुका हो तो वह व्यवहारिक रूप से अनवीकरणीय संसाधन के रूप में गिनती किया जाएगा, क्योंकि नवीनीकृत मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों से होती है। जब चट्टानों में जो होता है इसके लिए हवा, वायु दाब और जो है वर्षा जो है उत्तरदायी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर आता है मृदा अपरदन। देखिए अपरदन का शाब्दिक अर्थ होता है मिट जाना, यानी अपरदन हो जाना। आपने जो है ग्रीष्म ऋतु में ध्यान दिया होगा कि जब हवा बहती है तो रेत मृदा कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, क्योंकि ये सूख जाती है और सूखने की वजह से उड़ने लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार बहता पानी भी अपने साथ कुछ मृदाओं को बहा कर ले जाती है। मृदा की शिथिल स्थल परत का हवा अथवा जल द्वारा हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। आप जानते हैं कि मृदा की शिथिल परतों में ह्यूमस एवं खनिज लवण होते हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार अपरदन के काफ़ी मात्रा में ह्यूमस एवं पोषक तत्व की हानि हो जाती है और मृदा को जो है उर्वरकता कम हो जाती है। आगे जो है मृदा अपरदन के कारण। देखिए मृदा अपरदन क्यों होता है? कहते हैं अब हम मृदा अपरदन के कारणों का विवेचन करेंगे। इस प्रक्रिया के अनेक कारण होते हैं जिसमें शामिल है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण, मानव द्वारा उत्पन्न कारण। देखिए कहते हैं मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारण तो वही होते हैं कि इस श्रेणी का मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों से जैसे वायु जल के प्रभाव से होती है। वनस्पति रहित धरातल के ऊपर उच्च वेग से चलने वाली हवाओं के कारण मृदा की शिथिलता परत उड़ जाती है, और इसी प्रकार वनस्पति रहित अथवा अल्प वनस्पति वाले धारणाओं में गिरने वाले वर्षा के बूंद अपने साथ मृदा को भी बाहर लेके चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी ढीली हो जाएगी तो हवा चलेगी तो ये मृदा अपरदन के कारण बनेगा। दूसरा बात होता है जब पानी की बूंद गिरेगी तो मिट्टी जो का ढीला होगा और अपने साथ जो है मिट्टी की जो है इंपॉर्टेंट उर्वरक क्षमता वाले जो मिट्टी होगी उसको बहा के ले जाएगी। कहते हैं कि अगर मृदा अपरदन के मानव जनित कारण देखा जाए तो प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ मानवीय क्रियाकलाप भी मृदा क्षरण का कारण बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही आता है
सबसे पहला तो आता है वनों की कटाई। देखिए वन उन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, यदि वनों में इमारती लकड़ी या खेती के जो है उद्देश्य के काट लिया जाता है तो वर्षा के प्रभाव के विरुद्ध मृदा संरक्षण नहीं रह पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्थल यानी मृदा बहकर नदी में समुद्र में चली जाती है। तो ये जो होता है वन उन्मूलन का कारण बनता है। उसमें जो है ठूट यानी स्टेपल, फसल कटाई के पश्चात खेतों में बची रहने वाले छोटे एवं सख्त जो है डंडन मृत्यु होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद है अपर्याप्त कृषि विधि, यानी अपर्याप्त कृषि विधि भी मानव द्वारा निर्मित होती है। कहते हैं अनुपयुक्त जुताई एवं उर्वरक फसलों के पश्चात ह्यूमरस यानी खाद मृदा प्रतिस्थापन न किया जाने के कारण जो है अतिजन ठोडे को जलाने वाले मृदा को जल धारक क्षमता का हर्ष हो जाता है। इसके कारण मृदा सूक्ष्म हो जाती है और धूल के रूप में जो है ऊंचाई जो है उड़ाई जा सकती है, यानी धूल के रूप में ये उड़ जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है और ये मृदा के लिए जो है अपरदन का कारण भी बनती है। तो हमें अपर्याप्त कृषि विधियाँ की वजह से भी ये जो है काफ़ी हानि पहुँचती है। और अंतिम कारण जो है अतिचारण। देखिए मवेशी हो, भैंसे हो, बकरी हो, भेड़ों को जो है झुंड मृदा के बहुत कम मात्रा में पौधों को छोड़ते हैं। इसे खुरों से मिट्टी शुष्क हो जाती है और आसानी से उड़ जा सकती है। यानी अधिक मात्रा में मवेशियों को जो है घास वाले क्षेत्र में ले जाने से क्या होता है, उनके खुर की वजह से, पैरों की वजह से क्या होता है, मिट्टी की उभर जाती है और जब तेज़ हवाएँ चलती है तो ये उड़ जाती है। तो ये जो है अतिचारण की विधि के द्वारा भी जो है मिट्टी अपरदन का कारण बनती है। Our next topic is conservation of the soil. That is the most important area. The soil conservation means to the checking soil erosion and improving soil fertility by their adopting various methods. There is a most important method here, the maintenance of soil fertility. The fertility can be maintained by their adding a manure and fertilizer regularly as well as by the rotation of crop. And second is a control on grazing. The grazing should be allowed to only a specific area. And third is a reforestation. Reforestation is a planting of trees and vegetations of reduce soil erosions. And fourth is a tracing. The tracing is a divided as a slope with the several flat field to be controlled a rapidly run of water. It is a practice side of mostly in the hilly area. And the next is the counter plunging. The plunging at the right angle to be a slope allowed to the forward to trap water and check the soil erosion by rain water. देखिए दोस्तों, यहाँ पर मृदा संरक्षण के बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। कहते हैं पिछले खंड में आपने मृदा अपरदन के अनेक कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। मृदा अपरदन के कारण इसके जो है उर्वरकता का ह्रास दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। अंत हमें मृदा अपरदन की आवश्यकता पड़ती है। मृदा संरक्षण का अवश्य जो है मृदा अपरदन का नियंत्रण और मृदा उर्वरक में उनकी विविधता द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हमें इनसे कुछ विधियों को विषय में जानकारी नीचे प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि मृदा अपरदन का रख रखाव कैसे करें। कहते हैं खाद एवं उर्वरक में नियमित प्रयोग और फसलों के जो है क्रमबद्ध से जो मृदा अपरदन का अनुरक्षण किया जा सकता है। दूसरी बात यही आता है चराई पर नियंत्रण। अगर हम चराई पर नियंत्रण करें फिर भी जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। चराई केवल इसके लिए निर्धारित स्थानों पर ही कराने देना चाहिए और कृषि भूमि पर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आती है पुनः नवीकरण यानी जो है रिफोरेशंस। कहते हैं वायु तथा जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को पादपों एवं वनस्पतियों को रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगली बात जो है हमारा सीढ़ीदार खेती। देखिए ढाल को अनेक समतल खेतों के रूप में परिवर्तन द्वारा पानी की हवा की गति को कम किया जा सकता है। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है। कहते हैं उसके बाद है समोच्च यानी कठोर जुताई यानी काउंटर जो है प्लंगिंग। कहते हैं ढलान के समकोण से हल चलाने पर जो है नालियों को पानी जो है अवरुद्ध करने का अवसर मिलता है और वर्षा के पानी से होने वाली मृदा अपरदन पर रोक लगाई जा सकती है। Our next topic is water, a prerequisite of resource. That is the most important topic here. The water is essential for the survival of the all living organism, and it is the most important component of all life from or necessary from a sustaining life. The water also regulate the climate, generate and electricity, and also useful to agriculture and industries. About 97% of water on the earth is saline in the nature. The found in the sea and the oceans. The remaining 3% is a fresh water, most of which is the stored in the ice caps and glacier.
and just about 0.36% is distributed in the lakes, rivers, pond, etc. as a fresh water. Sea water is a support marine life and contribute to be a production of fish, sea and food and several other commercially product. Iodine, agar, corals, pearls, perils and etc. The fresh water is a need for the human for their is a personally used to drink, cleaning and sewage disposal. It is also used to other animals is a agriculture in the industries. Fresh water is a renewable resource as it is a continuously began to produce through there is a hydrological cycle is a evaporation, condensation and precipitation. As of from lesson 24 in the water cycle. Here show the diagram of hydrological cycle there. Water, transpiration, respirations, there absorb the roots and the run of the rivers, evaporation, winds, cloud. There is the most important hydrological cycle here. जो यहाँ पर जो है पानी एक अमूल्य संसाधन है। देखिए कहते हैं तभी तो मुझे एक नया भाषण देने पे मजबूर होना पड़ता है। कहते हैं किताबों में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि पानी एक जो है मूल्यवान संसाधन है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल का वर्णन करते हैं। आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि जल सभी जीव जंतु प्राणियों के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। कहते हैं ये सभी जीव और जैव प्रकारों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। एक तो है जल, एक है वायु। कहते हैं ये नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुमूल्य धरोहर है जो कि इंसानों को जीवन रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पाया जाता है। अगर ये ना रहे तो शायद इंसान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। कहते हैं धरती पे जीवन संभव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जल और जो था आपका ऑक्सीजन था। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में भी देखा जाए तो जो है जल कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती है, तो इसमें कितना गहरा संबंध है। कहते हैं इससे जलवायु का जो निर्धारण होता है और जो है विद्युत उत्पादन भी होता है और ये कृषि व उद्योग के लिए भी काफ़ी मानने में उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है साधारण जल चक्र दिया गया है जिसको हाइड्रोलिक साइकिल भी कहते हैं। इसके विषय में हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था, पूरा इसके बारे में जाना था। फिर भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं बातें। आपको पता है कि सबसे पहले पानी जो होता है वर्षा बनती है, फिर बादल बनती है और जो क्या होता है फिर जो धरती पर वो वर्षा के फॉर्म में गिर जाती है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन आपको पता है ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ करें तो इसमें जो है बहुत से अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यानी जितना पोल्यूशन फैलेगा अर्थ पे उतना ही अम्लीय वर्षा होगा। और आप सोचते होंगे कि यह सदैव प्योर वाटर बन के ही धरती पे आएगा, तो ये गलतफहमी में हो, क्योंकि आज के समय में जो है एसिडिक रेन बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है। क्योंकि जो भी हम प्रदूषण फैलाते हैं सारे के सारे जो है वायु को जो है दूषित कर देता है। लेकिन यही जब बरसात रेन होती है तो एसिडिक रेन बन के आप तक ही पहुंचती है। तो कहते हैं ना जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कहते हैं अगर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता है। वही सिस्टम यहाँ पर आ गया है कि हम अगर धुआं फैला देते हैं वातावरण में तो वो दोबारा रिटर्न होकर हमारे पास ही आता है, कहीं दूर नहीं जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। देखा जाए तो पृथ्वी पर 97% जो है जल लवण युक्त है। देखिए कितना अधिक भंडार है, 97% है। ठीक है, कहते हैं जो समुद्री और महासागर में पाया जाता है शेष 3% अलवण जल है और जो अधिकतम हिम क्षेत्रों में ही हिम नदियों में पाया जाता है। और देखिए सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर है कि 0.36% झीलें, नदियाँ और तालाब आदि में वितरित है। और आपको पता होगा, यह जान के हैरानी होगी कि 0.02% वाटर ही है जो पीने योग्य है। अब देखिए 97% वाटर होने के नाते अब पीने के लिए कितना है, यानी सागर में से अगर देखा जाए तो अगर एक बाल्टी पानी लेते हो तो उसमें से सिर्फ एक बूंद ही आपके लिए पीने योग्य होगा, नहीं तो सारा पानी जो है दूषित होगा। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली सवाल है और परेशान करने वाली बात यहाँ पर आती है, जो आने वाला फ्यूचर में जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। टीवी में भी बहुत समय पहले प्रचार आता था कि पहले के समय में जो था कैसे कैसे समय बदलेगा। पहले 20 रुपये का मिलता था पानी की बोतल, फिर मिला 50 रुपये का, और फिर आपका 200 का, और फिर तो आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, जो है लॉकर में बंद करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो हो सकता है ऐसा हो भी जाए,
कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पानी के बिना आप रह नहीं सकते जीवित। पानी नहीं तो हम नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पानी को दूषित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लग गए हैं। तो दोस्तों समझना पड़ेगा आपको कि पानी जो है बहुमूल्य वस्तु है। समुद्री जल समुद्री जीवन का आधार है और मत्स्य समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अन्य व्यापारिक उत्पाद जैसे आयोडीन, अगार, ठीक है, मिंगा, मोती आदि के लिए भी उपयोगी है। मानव को पीने और सफाई और जल के बहाव के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे सारे दिनचर्या हो पानी से ही शुरू होता है। और इवन आपको पता ही होगा कि इसी में जो है बहुत से जीव जंतु पानी के अंदर रह के ही हमें फूड प्रदान करते हैं, चाहे मछलियाँ हो, चाहे जो भी मर्जी जीव जंतु हो, ठीक है। सारे के सारे जो हमें सी फूड मिलते हैं वो पानी के द्वारा ही और पानी में रहने वाला ही जीव जंतु से प्राप्त होती है। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि ये चीज़ें जो होती है आने वाला समय में ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जो है पानी को दूषित हो जाने की वजह से सारे जितने भी इंडस्ट्री के पानी होते हैं, केमिकल होते हैं, सब सागरों, समुद्रों और नदियों में फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी उसमें जीव जंतु रहते हैं सब के सब आपको मरे हुए नज़र आते हैं। टीवीओं में कई बार मैंने न्यूज़ भी देखा है कि इस क्षेत्र में जितनी मछलियाँ थी मर गई। साइंटिस्ट जो है रिसर्च करने पर लगे हुए हैं, साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च करने पे ही लगे रहेंगे, लेकिन आम आदमी से भी पूछ लो तो वो क्लियर बता देगा कि यहाँ से जो है केमिकल के फैक्ट्री से जो गंदे पानी आ रहे हैं, जिसकी वजह से यार एसिडिक रेन हुआ है, जिसकी वजह से सारे मछलियाँ मर गई है। तो साइंटिस्ट तो सिर्फ करते रहेंगे, सरकार सिर्फ इसका कॉपी बनाती रहेगी, लेकिन वास्तविकता को कभी भी नहीं समझ पाएगी। कहते हैं अगर देखा जाए तो अन्य पशुओं द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कृषि एवं औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल जो है नवीकरणीय साधन है, क्योंकि यह जल चक्र वशीकरण, संशोधन और अवक्षेपण द्वारा सतत रूप से प्राप्त हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आगे का टॉपिक जो है डिग्रेडेशन यानी जल का अवनमन, देखते हैं क्या है। The next topic is degradation of water. The degradation of water is the most important here. With the increasing of population and industrial growth, water is began to degrade day by day. The main reason for the degradation of water are to meet the need of increasing of population and surface water, water from a pond, as a lake, river, etc., and is the ground's water is a overdrive in the depthing of volume of water, and sewage waste water from the domestic and municipal use of makes a fresh water unfit from use for human being and the animals. The wastewater from all industry flow down into the surface water bodies and groundwater bodies as they get polluted. The next is the 4 point here. Agriculture waste containing a manure, fertilizer and pesticides enter the water bodies and degrade to the quantity of water. And the continued degradation of groundwater level along a coastal region, often causing the movement of the saline sea water into fresh water well, thus and polluting their water quality. That is the most important here. Our next topic is conservation of water. That is the most important topic here. Conservation and management of water are essentially for the survival of mankind, plant and animals. This can be achieved adopting the following method. The first is growing vegetation in the catchment is area, and which will be hold water in a soil and allow it to be percolate into the deeper layers of contribute for formation of groundwater. And the next is a constructing of dams and the reserves to regulate a supply of water to the field as well as to be enable to generation and hydroelectricity. And the third is a point here, a sewage. Sewage should be a treat and only the clear water should be released into the rivers. And the next is the industrial waste. There should be a treatment to prevent a chemical and thermal pollution of fresh water. The next is a judicious use of water is our day-to-day life, and the rainwater harvesting should be done by the storing rainwater and recharging groundwater. तो यहाँ पर बताया गया जल का अवनयन। देखिए डिग्रेडेशन होता है, इसका मतलब कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जल की जो गुणवत्ता व मात्रा में हर्ष को जल का जो है
अवनयन कहलाता है या डिग्रेडेशन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप जल की दिन प्रतिदिन अवक्रमण होता जा रहा है, यानी ये दूषित होती चली जा रही है। जल के अवक्रमण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्राव्य जल, तालाब, झील व नदियाँ से प्राप्त जल, भूमिगत जल के जो अतिदोहन, ओवरड्राफ्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं जल मल अर्थात घरेलू और नगर पालिका द्वारा उद्योग प्रयोग के पश्चात बहाया गया गंदा पानी मानव एवं पशुओं द्वारा उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। सभी औद्योगिक इकाई में निकास गंदा जल, द्राव्य जल और निकाय भूमिगत जल निकाय को प्रदूषित करता चला जा रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए कृषि अवशिष्ट जिसमें खाद, उर्वरक और कीटनाशक भी सम्मिलित है, जल निकाय में प्रवेश कर जल की गुणवत्ता को ह्रास कर देता है। और समुद्री देखिए यहाँ के समुद्री क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के लगातार जो है गिरने से स्वच्छ पानी के जो है कुएं में समुद्री पानी की प्रवेश कर जाता है, इससे जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताई गई है। आपको क्या लगता है कि आपने घर में फ़िल्टर लगवा रखा है, एक्वागार्ड लगवा रखा है और फिल्टर कितने तरह के जो है आपने फ़िल्टरों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो शुद्ध पानी आपको दे रहे हैं? क्या वो प्योर वाटर आपको बना के देते हैं? दोस्तों, जब कहते हैं जब इसका आधार ही पानी का गंदा हो चुका है तो आप तक शुद्ध पानी कैसे पहुंचेगा? कितने कीटाणु को आप मारते रहोगे, कितने कुछ को मारते रहोगे? क्या हर समय आपको फ़िल्टर ही यूज़ करते रहोगे? कहते हैं ये तो सिर्फ एक साधन है अपने माइंड को जो है कंफ्यूज करने का कि हम शुद्ध वाटर पी रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल शुद्ध होता है उसकी बात ही कुछ और होता है। कहते हैं आज जो है जितने भी हम खाद, उर्वरक, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, सभी के सभी जो है धरती के अंदर ही यानी ग्राउंड वाटर में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रही है और आप जितना मर्जी पानी को प्योर करके पी लो, वो गंदा ही फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो चीज़ गंदा हो चुका होता है उसको क्लीन करना संभव नहीं होता है। अगर इसको शुद्ध करना है तो हमारे जो है दिनचर्या के कार्य को सुधारने की ज़रूरत है। हमें जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री पोल्यूशन है, उसमें कई रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मैंने बात किया है रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद मुझे भी इस बात की समझ नहीं है कि सरकार ने न जाने कितने प्रकार के रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन कहते हैं उस पर अमल होता ही नहीं है। जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं तो बड़े इंस्ट्रक्शन के साथ रूल रेगुलेशन लागू कर देते हैं और बड़ी हिदायत देने लग जाते हैं और पैसे जो है कंपनियों से अच्छे से वसूलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मकसद कंप्लीट हो जाता है, कंपनियां अपने धड़ल्ले से पानी को दूषित कर रही होती है, तरह तरह के केमिकल जो है पानी में बहा रही होती है और सरकार आंख बंद करके चुपचाप देख रही होती है। आपने देखा हुआ कई क्षेत्र होंगे जहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई है, कहते हैं वहाँ पर पानी शुद्ध पीने के लिए है नहीं, और कई क्षेत्र में तो पानी की समस्या ही अधिक है। कहते हैं उनके नलों तक भी पानी नहीं पहुंच रही है, जबकि सरकार ये कहती है कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। अरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम पानी को शुद्ध कैसे रखें, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कहते हैं पानी तो व्यक्ति पी ही लेंगे, धरती से निकाल ही लेंगे, लेकिन शुद्ध पानी रहेगा तब ना। आप कितने फ़िल्टर लगवाओगे, कितने आप मशीनों का उपयोग करोगे? क्या मशीन केमिकल यूज़ नहीं करेगा? क्या मशीन चलेगा तो उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलेगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मशीन भी जो है केमिकल और इसी चीज़ों से चलता है। तो ये बहुत गंभीर बात है। कहते हैं आज मशीनों की जगह पर पानी को अगर नेचुरल रूप में शुद्ध करने की विचार किया जाए और इस पर उपाय किया जाए तो शायद कहते हैं जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आज मनुष्य ने क्या किया है, खाद, उर्वरक, कीटनाशक की जो है उपयोग करके सारे पानी को दूषित कर दिया है। अब आप ये सोचिएगा कि जो है आपका कीटनाशक, उर्वरक, खाद पानी को दूषित कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी बात है, अगर आप खेतों में जो है खादों के रूप में या कीटनाशक के रूप में पौधों पर छिड़कते हो तो पौधा जो है ये सारे जो खा नहीं जाती है या पी नहीं जाती है। ये आपको क्या होता है, अगर रेन हो रहा है, चाहे आपका क्या कहते हैं अगर आप पानी ने आपने दिया है खेतों में, तो ये जो होता है पानियों के साथ खेत में जो अब्जॉर्ब कर लेती है सारी फर्टिलाइजेशन को, और ये कहाँ चला जाता है, आपका ग्राउंड वाटर। कहते हैं ग्राउंड वाटर इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत था, लेकिन आज हम ग्राउंड वाटर को भी दूषित कर दिए हैं ये खाद, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करके। तो कई हद तक जनसंख्या भी इसका उत्तरदायी है, लेकिन सबसे बड़ी उत्तरदायी जो होती है ये बड़े बड़े फैक्ट्री सब जो होती है केमिकल से बन रही होती है। कहते हैं आज उनको भी बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि उनसे न जाने कितने तरह के मेडिसिन, कितने तरह की दवाइयाँ, कितने तरह के हमारे लिए सुख सुविधाएं बन रही होती हैं और हम इसको आए दिन धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप उसके बिना भी आप लोगों के जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों ये कैसा संभव होगा कि हम जो पानी पिए वो दूषित ना हो, शायद संभव ही नहीं है।
कहते हैं पानी दूषित के बाद दूर की बात है, आज जो है इंसानों के समक्ष पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई है। आज जहाँ भी देखोगे बड़े बड़े टैंकर लगे होते हैं और बंदे जो है मारपीट कर रहे होते हैं पानी के लिए। तो समझिए आने वाला समय कितना दुखदायक होगा, जबकि आपको पता है कि 97% हमारे धरती पर वाटर का ही है। अगर ऐसे सिंपली देखा जाए, जैसे 75% वाटर का हमारे बॉडी में होता है, उसी प्रकार 75% जो होता है पृथ्वी में भी वाटर का सोर्स है। लेकिन कहते हैं 0.02% वाटर जो है पीने लायक है, जो कि बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। कहते हैं आने वाला समय में हमारा देश भी विदेशों की तरह ही जो है वाइन्स और जो है सेंसमेंट पे जो है इस पे जो है मादक पदार्थों पे ही जीवित रहना सीख लेगी, जो कि संभव नहीं है। और ना जाने ये दिन आने में कोई दूर की बात नहीं है। कहते हैं अभी हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये दिन बहुत दूर नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जिस प्रकार जो है पानियों को दूषित कर रहे हैं, ये जग कल्याण के लिए और इंसानों के जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब देखिए यही बात आगे यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया कि जल संरक्षण हम करें कैसे, क्या उपाय करें। तो वही बात आएगा घिसा पीटा। जैसे आपको पता ही होगा कि मानव जाति पादप जानवरों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण प्रबंधन आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मानव जाति और पादपों और जानवरों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का जो है संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं ये हमारी जीवन में तो दिखता ही नहीं है। जल ग्रहण और अपवाद क्षेत्र यानी इसमें कैचमेंट एरिया में वनस्पति उगाकर, देखिए उन क्षेत्र में जल को मृदा द्वारा आवर्त किया जा सकता है और फिर इसे गहन परतों में रिसने का अब जो है अवसर प्रदान करके भूमि का जल के निर्माण में सहयोगी बना सकते हैं। बांधों एवं जल इकाइयों का निर्माण करके खेतों में जल आपूर्ति के नियमित किया जा सकता है और जल विद्युत का जो है उत्पादन भी किया जा सकता है, जो कि हो भी रहा है। बहुत से बांध भी बनाए गए हैं और बाद में जो है इसको वाटर का सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और खेतों की सिंचाई में भी किया जा रहा है। फिर भी हमारा जो है जल की संकट बनी ही रहती है। कहते हैं मल जल गंदे पानी को भी जो है अभिक्रिया किए जाने के पश्चात उसे नदियों में छोड़ दिया जाना चाहिए। या देखिए मल और जल गंदे पानी को अभिक्रिया किए जाने के पश्चात ही उसे नदी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं उसमें भी दूषित पदार्थों की मात्रा खत्म नहीं होगी। आगे चौथी पॉइंट यही कहा गया है औद्योगिक बहिर्स्त्रोतों की जो है उपचारित यानी ट्रीटमेंट करके स्वच्छ जल को रासायनिक और उसमें प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि औद्योगिक में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उत्पन्न, उसको ट्रीटेड करके जो आपस फेंक देना चाहिए या छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना कौन कॉस्टली करेगा। आजकल हर कोई व्यक्ति जो है मुनाफा के पीछे पड़ा हुआ है। उनको पैसे की मुनाफा जो दिखती है तो वो क्या करते हैं, वो क्यों ट्रीटमेंट करेंगे और क्यों गंदे वाटर को अलग करेंगे। ऐसा संभव ही नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप चले जाओ, उसके बाद दैनिक जीवन में जल का विकास जो है विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अब मैं यही बात फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ कि लोग विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं विवेकपूर्ण तब इस्तेमाल करते जब पानी का कीमत पता चलता, लेकिन पानी तो आज फ्री में मिल रही है, हर एक राज्य में मिलने लग गई है। तो कहाँ पानी की कीमत कोई समझेगा, विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल करेगा। आप अगर आपके समक्ष अगर आप देखोगे कोई चीज़ अधिक मात्रा में घर में ले आओ, मान लो आलू आप बहुत मात्रा में ले आते हो, तो क्या होगा, आधा लोग बनाएंगे, आधा आप फेंकते चले जाएंगे। हल्का भी गंदगी दिखेगा फेंक देंगे उठा के। तो वही पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज पानी के संरक्षण की जगह पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जब पानी किल्लतें होंगी तब शायद उनको एहसास होगा। और मेरा तो विश्वास है कि आने वाला समय में पानी की किल्लतें बनी रहेगी और इंसानों के लिए पानी स्वच्छ जल प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो जो कि आने वाला समय ये दिखाई ही देगा, ठीक है। उसके बाद वर्षा के पानी का समुचित उपयोग करने के लिए जल का संग्रह एवं भूमिगत जल का पुण्य भरण किया जाना चाहिए। अब देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन आप उस जल को आप इकट्ठा करोगे जिसमें एसिडिक रेन होगा, तो वो कहाँ तक उपयोगी होगा। या तो पौधे के लिए भी उपयोगी नहीं होगा और ना हमारे लिए उपयोगी होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज बारिश की जितने भी रेन होती है सब में एसिडिक रेन होती है। और एसिडिक रेन का कारण क्या बना हुआ है, हमारे जो है आए दिन गाड़ी पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से एसिडिक रेन पैदा हो रहा है। तो पानी भी आज इकट्ठा करे तो वो भी तो पानी दूषित ही पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है इंसानों के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज बायोडाइवर्सिटी। द व्हेन यू ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज रैंकिंग्स फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन ग्रास टू लार्ज ट्री
The large variety of animals from a teeny insect to be human beings and the many other big animals reside these are macroorganisms in their soil, air and water that we cannot be see through our naked eyes. And these varieties of plant, animal and microbe together form to the biological diversity या biodiversity of our surrounding. So biodiversity can be defined as the flora and fauna is a variety of all plant, animal and microbe of reason. The next is an important of biodiversity is the biodiversity is initially for the maintain of ecosystem. It maintain a gaseous composition of atmosphere, control a climate, help in the nature, pest control and pollination of a plant by the insect and bird and soil formation of the conservation water purifications and conservation of a geochemical cycle etc. The sum of use of biodiversity are given below. The first is a food. Food, all kind of food is derived from a plant and animals. And next is a drugs and medicine. The around 25% of drugs are obtained from plants is a quinine. Use of the treatment of malaria is obtained from the Chinona is officinalis. All the antibiotics are derived from to the microbe. And then next is the culture and aesthetics value. That you enjoy to the watching of butterfly, animal, birds and flower. The ecotourism is a source of income. That is the important here. And their religion value, the plant like a tulsi, people, banana, an animal like a cow, ox, elephant are worshipped. And their biodiversity is a conservation stimuli for maintain of ecosystem. It is also required for the disposal and pollinations in a plant and the formation and the conservation of the soil and purification and conservation of water. तो यहाँ पर जो है जैव विविधता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए जैव विविधता का मतलब यही होता है कि जीवों में विभिन्नता। कहते हैं अपने चारों ओर देखने में हमें छोटे हरे घासों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष और अनेक प्रकार के जंतु, छोटे छोटे कीटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक दिखाई देते हैं। यानी ये जैव विविधता ही तो है। इसके अलावा मृदा, वायु, जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये सभी प्रकार के पादप, जंतु और सूक्ष्म प्राणी सम्मिलित रूप से आपके चारों ओर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। यानी यही जो जीव जंतु होते हैं जो चारों तरफ उपस्थित होते हैं उसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन लिया जाए तो इसमें सिंपल यही कह सकते हो कि जैव विविधता को किसी स्थान में पाए जाने वाली पादप और जंतु अर्थात वनस्पति एवं जंतु समूह में विद्यमान प्रजाति एवं सूक्ष्म जीवों के प्रजातियों में पाई जाने वाले विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इनमें जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाई जाती है, उसे को यही जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, आखिर जैव विविधता की क्या इम्पोर्टेंस है। कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अनुरक्षण के लिए जैव विविधता आवश्यक है। यह वायुमंडल में गैसीय संगठन से बनाए रखने, जलवायु नियंत्रण करने, जो है प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। कीट व पक्षियों के द्वारा पादपों का परागण करने, मृदा निर्माण तथा संरक्षण करने अथवा जल जो है शुद्धिकरण तथा संरक्षण करने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र आदि कार्यों को बनाए रखती है। यानी जैव विविधता कई मानने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है चाहे जितनी भी प्रक्रिया होती है जैव विविधता के कारण होती है, क्योंकि यही जीव जंतु जो होते हैं नेचर को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से क्या हुआ है, ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। आए दिन आपको पता लगेगा कि बहुत से जो जीव जंतु है डेंजरस स्पीसीज में चले जा चुके हैं। ठीक है, कहते हैं ये खाद्य सभी प्रकार खाद्य पदार्थ पादपों जंतु से प्राप्त होते हैं, औषधि और पौधे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औषधि और औषधियाँ क्या होती है। ठीक है, इसमें लगभग 26% औषधि एंड ड्रग्स जो है पादपों से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर क्विनीन जैसे मलेरिया के इलाज में प्रयोग होता है, जो कि अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया था, जो है सिनकोना ऑफिनोसेनिलियस से प्राप्त होती है। साथ ही सभी प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। उसके पश्चात संस्कृति और सौंदर्य परक मूल्य। देखो आपको जो है पता ही होगा कि तितलियाँ, जानवर और पक्षियों फूलों को देखकर कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त जो है पारिस्थितिक जो है पर्यटन यानी इको जो टूरिज्म है, मनोरंजन के साथ साथ
आय का भी स्रोत है। कहते हैं ये तितलियां, जानवर, पक्षियों को और फूलों को देखने के लिए दूसरे दूसरे देशों से जो है भारत में लोग पलायन करते हैं और यहाँ पर जो है टूरिज्म के रूप में जो है भारत की इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा ग्रोथ करवाते हैं। तो ये सारे संभव क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राकृतिक में सौंदर्य मिले हुए हैं जो हैं, उन्होंने जो है दुनिया के लोगों को आकर्षित किया है और उनको देखने के लिए विवश किया है, जिससे भारत की इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ग्रोथ कर जाती है। उसके बाद है धार्मिक मूल्य। देखिए, तुलसी, पीपल, बरगद और बेर तथा खजूर के पादों एवं जो है जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी आदि की पूजा की जाती है। हमारे संस्कृति में इन सब को जो है काफ़ी उच्च दर्जा मिला हुआ है और ये पवित्र की वस्तुएं होती है, पवित्र के जो है पवित्रता के निशानी होती है, इसलिए धार्मिक रूप से इनको पूजा पाठ किया जाता है। कहते हैं यह पारितंत्रिक के रख रखाव के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। यह पादपों में परागण एवं विकरण के लिए, मृदा के निर्माण एवं संरक्षण के लिए तथा जल के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। So our next topic is hotspot diversity. There is a most important here. A diversity is not a uniformly distribute across the geographical regions of the earth. A content the region of the world are very rich in diversity. We call such an area is a mega diversity zone, and we also refer to them a hot spot. For example, India account for only 2.4% of the land area of the world, but it is a contribute to approximately 8% species to be a global diversity due to the extent of the such a as a pocket. And the hot spot are the richest and the most threatened of reserves of biodiversity on the earth. The is a criteria for determining and the area of a hot spot are. The first is the area should be support is a less than 1,500 endemic species. There is endemic species less than or 1,500 there are endemic species, and it is the second is it must have lost over 70% of original habitat. That is the most is a danger for the animal. And 25 diversity hotspot has been identified in the world. These hotspots are characterized by the supporting of exceptionally of the highly diversity. And among the 25 hot spots of the world, and two are found in India, namely is the Western Ghat and Eastern Himalaya. These two areas of the country are exceptionally rich and flowering plant is a reptile, amphibian, butterfly and some species of mammals. And the Eastern Himalaya hot spot extend to northern Eastern India is a Bhutan. The temperate of forests are found at the altitude of 17802 to 3,500 meter. That is the most important here. And the money deeps and the is a semi-solid is a valley and especially is rich on endemic plant or species. They here show the bold map. There are different types of the plant, animal, flora here present in this area. There is the most important here. They here show the diversity and the hot spot in bold. There is the most important diagram show in this here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गई है, जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए, जैव विविधताओं के लिए खतरा तो सदैव बने ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जो है अनजाने और जाने में क्षति पहुँचाते ही जा रहे हैं, चाहे जान के करो या अनजान में करो, लेकिन हम तो करते ही जा रहे हैं। प्रत्येक जो है जीवन के लिए खतरा का विषय बन सकता है और इसके कारण संकट भी आ सकती है। कहते हैं बहुत सी प्रजाति जो है विलुप्त हो गया है और विलुप्त होने का कारण भी जो है इंसानों की गतिविधियां ही है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश हुआ है और अर्ध भूमि का भराव, घास वाली जमीनों की जुताई व वनों का जलाए जाना भी इसका सबसे बड़ा सबब बनी है। जनसंख्या वृद्धि कारण भोजन के शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है कि जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई अन्य फसलें अदृश्य हो गए हैं। आपको पता है कई फसलें जो होती है नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी दिन पर दिन महंगाई हो रही है। अगर हम देखे जाए, यहाँ मक्का की बात लिया जाए, अगर देखा जाए तो मक्का जो होती है वो पहले के समय में यूज़ करने के लिए जो है गरीब से गरीब इस्तेमाल जो है लोग जो थे इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में वो गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आज के समय में गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि चावल और कहते हैं कि जो गेहूं का आटा है उससे अधिक जो महंगा हो गया मकई का आटा हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अगर पुराने समय में आपके पास दादा दादी होंगे या कोई भी होगा तो उनसे पूछना कि आप पहले के समय में किस वस्तु का जो है उपयोग अधिक से अधिक करते थे,
तो जर्नल सी बात वो कहेंगे मकई के जो आटे होते थे उनके से हम बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनाते थे, लेकिन आज वही आपके घरों में प्राप्त नहीं होगा, आपके घरों में नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इसका कारण है कि सारे चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जा रही है, उनका उपयोगिता ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाला समय में पता नहीं हम किस चीज़ पे जिएंगे, ये भी बताना संभव नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए औद्योगिकरण ने शहरीकरण के पादपों और जंतुओं के प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो बात आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि जो औद्योगिकरण और शहरीकरण के क्या कारण हुआ है। सारे जीव जंतु जो हैं कहते हैं उनके आवास तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो जो है सड़कों पे आ गए हैं, और सड़कों पे आए दिन आपको कोई ना कोई जीव जंतु मरा हुआ आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो कैसे इंसान का अस्तित्व बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है। चौथी बात यही बताती है कि मृदा वायु को जल प्रदूषण के फलस्वरूप जो है वायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जैसे संवेदनशील प्रजातियां कम हो सकती है या पूर्णतः लुप्त हो सकती है। अभी अगर आप रेड डाटा बुक उठा के देखो तो ऐसे बहुत से जीव जंतु जो है वो जो है ख़त्म हो गया है, विनाश हो गया है, नष्ट हो गया है। चाहे आप दूसरे देशों से क्यों नहीं यहाँ पर इंडिया में ट्रांसपोर्ट करवाओ, बहुत जीव जंतु करवाओ ट्रांसपोर्ट, लेकिन कहते हैं ना कुछ जो जीव जंतु के लिए जो पर्यावरण पर्याप्त होता है उसी में रहना वो पसंद करती है, और कहते हैं हम तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं करते हैं। तो ये जीव जंतु जो हमारे देश के धरोहर थे वो आज नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये रेड डाटा बुक जो है सारी बातें बता रही है, और ये आप जानते भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बहुत से संवेदनशील प्रजाति है आज नष्ट हो गया है। कहते हैं उसके बाद है खनन, जो गतिविधियों वायु और जल प्रदूषण वृद्धि हो जाती है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यानी आज खनन की वजह से जो है बहुत ही प्रदूषण हो रहा है और आसपास जो प्राणी जीव जंतु रहते हैं उसको नष्ट तहस कर रहा है। उसके पश्चात है बांधे, सड़कें एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल, चरगाहें आदि बड़े भाग नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। कहते हैं अगर देखा जाए 7 बात, तो कहते हैं इसमें 7 पॉइंट यही कहता है कि अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंग से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। अब देखिए जानवरों के मारने की क्या सवाल उठता है, क्यों लोग मार रहे हैं? क्या वो जीव नहीं है? क्या उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है? तो ये बहुत ही कहते हैं सोचने का और विवेकपूर्ण बनने का समय है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति में प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता संकट उत्पन्न होती है। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि दूसरे देशों से अगर जीव जंतु को अपने देश में लाते हो तो कहते हैं हर जीव जंतु के अपने क्षेत्र होते हैं जहाँ वो सर्वाइव करते हैं। कई जीव जंतु अगर दूसरे देश से आप लेके भी आओगे तो वो इस देश में रहना उनके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्राकृतिक आवास ही बदल जाएगा। तो कभी कभी कोई जीव सर्वाइव कर जाता है और कई जीव जो होता है नष्ट हो जाता है। और मेडलव का रूल अगर आप पढ़ते होगे तो इस बात की आपकी ज़रूर समझ होगी। शायद ये जो है बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर उदाहरण के रूप में ले तो जलकुंभी, कहते हैं जलकुंभी नदियों झीलों के जो अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्राणी जीवन के संकट भी उत्पन्न करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जलकुंभी एक कंदकीय भूमसागरीय पादप है जो कि हेलिस्टिकस और ओरेंटल्स है, जिसकी पत्तियां संकरी समीक्षा और विविध होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं और इनमें एक कीप के आकार का जो है परिपुंज होता है। The next topic is threat to the biodiversity. The threat of biodiversity here, through their biodiversity is so important for our survivals. We are destroying, it is knowing, there is unknowing. It is under threat due to the following reasons. The first is destruction of the habitat by the cutting down trees, filling up to the wetland and the plungings and the grassland and the burning of the forest. There is the most important here is the destruction of the biodiversity and the threat also, and the population is exponential as increasing a demand for the food and shelter. It had lead to a culture of single crop is a monoculture, and that will be result is the disappearance of some other crops. There is a here industrializations and urbanization, their fact of threatening of biodiversity is a most important factor here. And the industrialization and urbanization has a change and the destroyer their natural habitat and plants and animal. There is a both are the destroyer for the industrialization and urbanization. There is a pollution on the soil, air and the water changes their habitat is a quality and may be reduced or eliminate to sensitive species. The meanings of
is the minings of activities add to be a pollution of the air and the water is that as a threaten their survival of the animal in the nearby area. And construction of the dam, road, and the railway is destroys the hugs and the patch of the forest and grassland, etc. And thus the distribute of the biodiversity. And their next is the indiscriminate of the killing of the animal for different purpose as a result in their reduction. यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जो जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए जैव विविधताओं के लिए कई खतरे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है जैव विविधता नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये आपको भी समझ है और इसमें आपको अधिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहते हैं तभी जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जाने अनजाने में क्षति पहुँचा रहे हैं। ये निम्न कारणों संकट उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कहते हैं ना कि आज हम जो है अपने तरक्की में और अपने टेक्नोलॉजी के चक्कर में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं को हमने नष्ट कर दिया है। सबसे अधिक नष्ट हुआ है तो वो पेड़ पौधा नष्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश और अर्धभूमि का जो है भराव, घास वाली जमीनों की जुताई व वनों को जलाने के जाना। कहते हैं ये सारे हैं जैव विविधताओं के लिए खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं। चारों तरफ देखना कि हर जगह जो है बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है। न जाने ये आग कैसे लगती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया इस बात का। कहते हैं लाखों एकड़ में आग लग जाता है। कहते हैं बड़े बड़े एरिया जहाँ लावा होती है और लावा निकलती है वहाँ पर आग लगना संभव है, बट कहते हैं ऐसे जगह पे भी आग लग जाती है जहाँ पर लगने की संभावना बहुत ही कम होता है। तो हो सकता है कि लोगों के लालच की वजह से ये आग बहुत जल्दी फैल भी जाती होगी। कहते जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन और शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कई अन्य फसलें अदृश्य होते चले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो किसान भी हैं वो वही कृषि करना चाहते हैं जो कि आए दिन के भोजन की सामग्री है, लेकिन उन वस्तुओं उन पेड़ पौधों को नष्ट हो गया है। वो जो है फसलें ख़त्म हो गई है जो कि बहुत कम अमाउंट में किया जाता था। तो ये भी एक विनाश का कारण बन रहा है क्योंकि वो छोटे अमाउंट में की जाती थी लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था हमारे शरीर के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। लेकिन आज किसान क्या कर रहे हैं, जिनमें उनके अधिक से अधिक पैसा मिल सकता है वो फसलें कर रहे हैं और बाकी छोटे मोटे फसलों को जो है इन्होंने बिल्कुल ही नष्ट करके रख दिया है, जिसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आई है। कहते हैं ये सब कारण जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण है। देखिए दोस्तों ये बात तो है कि जनसंख्या बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज जो है कोई भी परिवार के सदस्य जो हैं एकल रहना चाहते हैं, वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं। कहते हैं एक घर के छत में कोई भी रहना नहीं चाहता, अब अलग घर के छत में रहता है। आप जनरली आप नोटिस करोगे कि एक घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं 3 या 2 बंदे ही रहते हैं, माता पिता उनके बच्चे, बाकी जो उनके माता पिता होते हैं वो कहीं और आश्रय लेके रह रहे हैं। तो ये सब भी कारण बनता है आज जो है जनसंख्या जो है इतने ज़मीनों का नष्ट हो गया है, तो इसका कारण ये भी बनता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज जितना हम संयुक्त रहे, जितना हम इकट्ठा रहें, उतना जो है इस चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो जनसंख्या वृद्धि का जो है सारी चीज़ें नष्ट होते चले जा रहे हैं। उसके पश्चात है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में पाथवे व जंतु के प्राकृतिक आवास को परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि इंसानों के जो लालच ने क्या किया है, घर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शहरीकरण के लिए न जाने कितने ज़मीनों को नष्ट कर दिया गया है, कितने जंगलों को नष्ट कर दिया है। कहते हैं मृदा, वायु और जल प्रदूषण के फलस्वरूप अवायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जिससे संवेदनशील प्रजातियां कम होती चली जा रही है और पूर्णतः लुप्त भी हो गई है। हमने काफ़ी चर्चा भी इस पर भी किया था कि आज जो है गिद्ध जो है वो नष्ट होता जा रहा है और न जाने पर्यावरण में कितने पक्षी हैं जो नष्ट हो गए हैं। कारण क्या है, हमारे जो है बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो आप 5G लेते आ रहे हो, 2G 3G 4G, तो इनका प्रभाव किन पे पड़ रहा है। ये फिल्म में भी दर्शाई गई थी, अगर शायद आपको याद हो तो, ठीक है, फिल्म में भी बात बताई गई थी कि हमारे जो है रेडिएशन से जीव जंतु जो है नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं उस फिल्म को लोगों ने जो है मिलेनियम बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ज्ञान किसी ने नहीं लिया, सिर्फ फिल्म को देख के परे मार दिया। तो कहते हैं अगर आप ऐसे ही परे मारते रहोगे तो कहते हैं वहाँ पर तो चलो चिट्ठी था, बचा लिया पूरा दुनिया को, पूरा संसार को, लेकिन यहाँ चिट्ठी नहीं आने वाला है, आपको इसमें
संघर्ष करके अपना जीवन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस बात को सबूत दे चुका है कि मैं फिर से आऊँगा और फिर त्राहिमाम मचाऊँगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक जो हर चीज़ को तहस नहस करने के लिए खुद ही स्वयं तैयार होता है। और इसका साक्षी आज नहीं है, पुरातन समय से चला आ रहा है कि जब पृथ्वी पे जो है पापों का घड़ा बढ़ेगा और जब तक इंसान जो है गलत रास्ते पर चलेगा, तब तक पृथ्वी जो है ऐसी अंगड़ाई लेगी जहाँ इंसानों की जो है अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये हुआ भी है। कोई ग्रंथ ले लो, कोई कुछ भी ले लो, पुराण ले लो, पुराने टाइम का, उसमें सारी बातों का जिक्र है और सभी ग्रंथों में जिक्र है, सभी चीज़ों में जिक्र है। तो हो सकता है कि ये नष्ट होने के कगार पे आ चुका हो और इंसान की जो है आज आंखों पे पट्टी बंध गया हो। तो कहते हैं ये बात बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हर एक इंसान की यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर पाँचवीं बात यही आता है कि खनन और गतिविधियों से वायु एवं जल प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे पर रहा है। तो ये तो बहुत ही उचित बात है कि वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि तो हुई है। कहते हैं इतना प्रदूषित हुई है कि आज स्वच्छ जल पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फिल्टर लगा लेंगे, हम एक्वागार्ड लगा लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मशीन वो क्या काम करके दिखाएगी जो नेचर स्वयं करती है। प्राकृतिक का चीज़ ले लो और एक आर्टिफिशियल चीज़ ले लो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप जितना एक्वागार्ड लगा लो, जितना कर लो, लेकिन कुछ भी उससे प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी उससे इफेक्ट नहीं होगा। कहते हैं जो नेचर को अगर गंदा करोगे तो किसी न किसी रूप में आपके अंदर ही वो प्रवेश करेगा। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि जितना खनन होगा उससे वायु और प्रदूषण और जल प्रदूषण होना संभव है। आसपास के क्षेत्रों में प्राणियों के अस्तित्व खतरे में पड़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बाहर चलते हो, रोड पे देखते हो, तो आए दिन कोई ना कोई जीव जंतु आपको रोडों पे मरा हुआ मिल सकता है। कारण क्या है? उनकी आवाज़ हमने नष्ट कर दिया है। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? जहाँ पर उनका आवाज़ था वहाँ पर हमने रोड, हाईवे, सड़क बना दिया है। कहते हैं आज इतने सड़क बन गए हैं कि हर गली में अगर मुड़ो तो मुड़ने के लिए 50 सड़क आपको मिल जाती है। पता नहीं इतने सड़क बना के हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम प्रगति भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं है, हमारी ये दुर्गति है। और हमारी दुर्गति क्या, उन जीव जंतु का भी दुर्गति है जो हमारे साथ जिंदा रहने के लिए हमेशा अग्रसर है और प्रयत्नशील है, और जिसकी वजह से जो है प्राकृतिक संतुलन बना हुआ भी है। कैसे बांधों, सड़कों एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल एवं चरगाह आदि के बड़े ही भाग नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे विविधता जो है अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। दोस्तों ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांध, सड़कें और रेल पथ क्या निर्माण इतने हो रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। नया सरकार आता है, नया रूल रेगुलेशन बनाते हैं और नए जो है रेलवे का निर्माण करवाया जाता है हर क्षेत्र में, हर दूरी पे। कहते हैं कि आज तक तो ऐसा सिस्टम आने वाला है कि घर घर तक उनको रेल पहुंचा देने की सरकार की योजना है। लेकिन ये सरकार सोच रही है कि इसके न जाने कितने जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, कितने खेत खलिहान नष्ट होते जा रहे हैं इससे, लेकिन हो कुछ भी फ़ायदा नहीं रहा है। आज भी जो है सूखा आपको देखने को मिल जाएगा, आज भी जो है आपको गंदा पानी पीते हुए लोग दिख जाएंगे। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बातें सिर्फ बनाई जा रही है, होता इसका कुछ भी उपयोग नहीं है और ना ही ये जनमानस के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। अगला पॉइंट जो है अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंगों से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती चली जा रही है। दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ी समस्या होता है, लोग अपने गरुड़ और अपने आन के लिए न जाने कितने जीव जंतु को नष्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हो कि जो जयपुर में कांड चली न जाने कितने साल पुराना कहानी है और केस आज तक चल रही। कहते हैं आज हमारे समाज में लोग अपने आन और शान के लिए न जाने कितने जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं और कई जीव जो मार भी देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बड़े लोग होते हैं, उन पे केस चलती है और केस तो आपको पता है कि 100 साल तक चलती रहेगी जब तक इंसान ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये सिर्फ एक विडंबना है कि लोग अपने अविवेकपूर्ण ढंग से जो है जी हम जानवरों को मारते हैं और अपने शौक़ के लिए जानवरों का जो है हत्या करते हैं, जो कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि वो जीव जंतु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम में जो है बैलेंस बनाने में उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं किसी क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति के प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता का संकटमय होती है। उदाहरण अगर जलकुंभी लिया जाए तो नदियों में झीलों के अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्रजातियों के जीवन के संकट उत्पन्न करती है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। अगर ये बात अगर जर्नली देखें तो आपको क्या लगता है कि दूसरे देशों से जानवर ला के इंडिया में रखना, क्या ये उनके आवास को चेंज करना नहीं हुआ?
क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वहाँ यहाँ के जो जीव जंतु है वो सर्वाइव कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि ये बेशकली मैं एक बात जानता हूँ कि जितना मर्जी आप जानवरों को दूसरे देशों से ले आएँ, क्योंकि वो जानवर उस हैबिटेट के लिए काफ़ी सूटेबल था, लेकिन क्या पता यहाँ के जो पर्यावरण को सूटेबल ना हो, और क्या पता यहाँ के जो जीव जंतु रह रहे हों उनके लिए संकट का विषय बन जाए और ये नष्ट भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है। ये बात समझने की और इस पे जो है चर्चा करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर हम देखें जलकुंभी तो एक कदाचित भूमि सागरीय पादप, ये यानी है सिनियासल एरोस्टिलियस हंसने ओरिजिनल्स है। इसकी पत्तियां संक्रिय, असीमाक्ष और विविधतापूर्ण होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं तथा इनमें एक कीप की आकार का जो है परिपुंज होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। The next topic is conservation of biodiversity. Here is the most important topic here, and there is a two basic category of the conservation of biodiversity: is a in situ conservation and ex situ is a conservation. There in and exo. There in is on site. The conservation include to the protection of the plant animals within their natural habitat or protected area. The protected area are areas are the areas of their land and the sea is dedicated to protection of the maintenance of biodiversity. For example, our national park, world sanctuaries, hemisphere reserve, etc. There is the most important for the is on-site protection area. Another is a ex off-site, means conservation of the plant and the animals is outside. There is a natural habitats. This include to botanical garden, zoo, the genes bank, DNA bank, seed bank, and pollen banks, seeding and the tissue culture, etc. There is a most important category here, the ex off-site as plant. जैव विविधता का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण आ गया है, क्योंकि आपको हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पता ही है कि जैव विविधता महत्वपूर्ण है और इसके नष्ट होने के कारणों की जानकारी प्राप्त हो गई है कि कारण क्या क्या है। हमने बहुत कारणों पर यहाँ पर डिस्कस भी किया है और जानने की कोशिश किया है कि जैव विविधता का नष्ट होने का कारण क्या बन रहा है। अंततः हम अब इसका संरक्षण किए जाने पर विचार करते हैं कि जो कि जरूरी भी है। यहाँ पर दो तरीका से जो है इसको संरक्षण किया जा सकता है। एक है स्वयं स्थान संरक्षण यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन, और दूसरा है बाहरी स्थान संरक्षण यानी एक्सटर्नल कंजर्वेशन। ये दो तरीकों से जो है संरक्षण रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसमें पहला तो यही आ जाता है स्वस्थानिक संरक्षण में पादप जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में आरक्षित किया जाता है। आरक्षित क्षेत्र भूमि और समुद्र वे क्षेत्र है जिन्हें जैव विविधता के रख रखाव एवं संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है। अगर उदाहरण देखें तो राष्ट्रीय उद्यान और जो है वन्य जीव अरण्य शैवाल जो है निचल आदि पाया जाता है। दूसरा बाहरी स्थानिक संरक्षण, इसमें है पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण करने को प्राकृतिक आवास को बाहर किया जाता है और वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक, नव विविध उतक प्रबंधन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कहते हैं जो प्राकृतिक में पर्यावरण में स्वयं बनता है वो सावधानी उचित होता है। इंसान द्वारा निर्मित जो ये आरक्षण क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र है, ये इतना फायदेमंद नहीं हो पाएगा। कहते हैं आप कितना संरक्षण करके रख लोगे जब तक इंसान स्वयं नहीं इस बात को समझता है कि ये पर्यावरण जो है सभी जीव जंतु का भी है, हमारे ही नहीं है, हर एक जीव जंतु का है, चाहे वह कीड़े मकोड़े क्यों ना, एक चींटी क्यों ना हो, हर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और उनका संरक्षण करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में हो सकता है कि ये जीव जंतु हमें देखने को भी न मिले।